So various bonds with the salient features are as follows. फॉरेन बॉन्ड्स की बात कर लेते हैं. नेम ऑफ द बॉन्ड फर्स्ट इज फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड FCCB जिसे कहते हैं. उसके फीचर्स क्या हैं? This bond comes at a very low rate of interest. Secondly, the advantage to the issuer is that the issuer can get foreign currency at very low cost. Third is the risk is that in case the bond has to be redeemed on the date of maturity, the issuer has to make the payment, and at that time the issuer may not have the money. उसके पास हो सकता है उस टाइम पर पैसा ना हो लेकिन देना तो पड़ेगा ही. Second is plain vanilla bond. The issuer would pay the principal amount along with the interest rate. ठीक है, principal amount साथ में interest rate भी pay करना है. This type of bond would not have any options. कोई भी options नहीं रहती इसमें. This bond can be issued in the form of discounted bond or can be issued in the form of कूपन बेयरिंग बॉन्ड. तो प्लेन वनीला बॉन्ड को डिस्काउंटेड बॉन्ड के फॉर्म में इशू करते हैं या फिर इन द फॉर्म ऑफ कूपन बेयरिंग बॉन्ड. याद रखना पड़ेगा कि प्लेन वनीला बॉन्ड जो है वो डिस्काउंटेड बॉन्ड की फॉर्म में होता है या फिर कूपन बेयरिंग बॉन्ड. ठीक है, और इंटरेस्ट रेट के साथ साथ उसको प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करना है. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कन्वर्टेबल फ्लोटिंग रेट नोट्स. ठीक है, फ्लोटिंग रेट नोट जो कि कन्वर्टेबल हैं. A convertible floating rate note is issued by giving its holder an option to convert it into a longer term debt security with a specified coupon. It protects an investor against falling interest rate. The long-term debt security can be sold in the market and the investor can earn profit. ठीक है, उसको सोल्ड कर सकता है उसको नोट को और can earn the profit. Capital gain is not applicable to FRN यानी कन्वर्टेबल फ्लोटिंग रेट नोट जो है कैपिटल गेन एप्लीकेबल नहीं रहता है. इसको नहीं रहता है. कैपिटल गेन इज नॉट एप्लीकेबल टू FRN. ठीक है, ड्रॉप लॉक बॉन्ड. अब कैपिटल गेन जब भी एक्चुअली कैपिटल गेन क्या होता है? कैपिटल गेन मतलब जब भी आप मार्केट में कभी भी सिक्योरिटी मार्केट में जब भी आप कुछ लगाते हो तो अगर वो एक साल तक, एक साल का पीरियड जो होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है और उसके बाद जो होता है लॉन्ग टर्म होता है. तो एक साल तक इंटरेस्ट रेट होता है 15%, उसके बाद 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कैटेगरी में आ जाता है. तो लेकिन ये FRN के केस में जो होता है एप्लीकेबल नहीं है. बोल रहा है किसमें? फ्लोटिंग रेट नोट के केस में कैपिटल गेन एप्लीकेबल नहीं है. याद रखना पड़ेगा. ड्रॉप लॉक बॉन्ड. अभी क्या होता है? ड्रॉप कर दिया लॉक कर बॉन्ड को. इट इज ए फ्लोटिंग रेट नोट विद नॉर्मल फ्लोटिंग रेट. इट्स ए फ्लोटिंग रेट नोट विद द नॉर्मल फ्लोटिंग रेट. अभी ऊपर वाला कहता है नॉर्मल फ्लोटिंग रेट बोल रहे हैं तो इट इज कन्वर्टेबल फ्लोटिंग रेट नोट. और ये जो ड्रॉप लॉक बॉन्ड जो है वो भी फ्लोटिंग रेट नोट ही है विद नॉर्मल फ्लोटिंग रेट. वो कन्वर्टेबल है लेकिन ये नॉर्मल फ्लोटिंग रेट है. ठीक है, कन्वर्टेबल नहीं है, नॉर्मल है. द फ्लोटिंग रेट बॉन्ड would be automatically converted into fixed rate bond if interest rate falls below a predetermined level. ठीक है, एक predetermined level से नीचे अगर इंटरेस्ट रेट फॉल करता है तो ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है फिक्स्ड रेट बॉन्ड में. समझे बात? ड्रॉप लॉक और ड्रॉप को लॉक कर देना. इंटरेस्ट अगर कम गिरता जा रहा है तो उसको फर्दर लॉस ना हो जिसने वो बॉन्ड लिया है तो वो इंटरेस्ट को फिक्स कर देगा. भैया इससे कम इंटरेस्ट नहीं अब
ठीक है। तो में बेटा दिखेगा नहीं, ग्रीन कर देता हूँ। The new fixed rate stays till the drop lock bond reaches its maturity, ठीक है। The new fixed rate stays till the drop lock bond reaches its maturity, जब तक maturity नहीं होती, ठीक है, तब तक वो फिक्स रहता है, तब तक it stays. The difference between the convertible floating rate note and the drop lock bond is that the former is long option structure and the later is a short option structure, ठीक है। तो ये जो ड्रॉप लॉक बॉन्ड है शॉर्ट टर्म के लिए हो गया, और जो कन्वर्टेबल हो गया वो लॉन्ग टर्म के लिए हो गया बेसिकली, ठीक है। वेरिएबल रेट डिमांड ऑब्लिगेशंस हम देखते हैं क्या है ये वेरिएबल रेट डिमांड ऑब्लिगेशन। अ नॉर्मल फ्लोटिंग रेट नोट, ठीक है, वेरिएबल रेट डिमांड ऑब्लिगेशन क्या कहता है, इट इज नॉर्मल फ्लोटिंग रेट नोट विद इन नॉमिनल मैच्योरिटी, ठीक है। सेकंड, द होल्डर ऑफ द floating rate note can sell the obligation back to the trustee at par plus accrued interest, ठीक है। द होल्डर ऑफ द फ्लोटिंग रेट नोट, मेरे पास फ्लोटिंग रेट नोट है, आई कैन सेल द ऑब्लिगेशन बैक टू द ट्रस्टी एट पार प्लस एक्रूड इंटरेस्ट, ठीक है। जो इंटरेस्ट एक्रू हुआ है वो भी मुझे मिल जाएगा एट, और मैं इसको वापस भी भेज सकता हूँ, ठीक है। सेकंड है, इट गिव्स द इन्वेस्टर एन ऑप्शन टू एग्जिट, सो इट इज मोर लिक्विड देन द नॉर्मल फ्लोटिंग रेट नोट, समझे बात। ओके, इसे कहते हैं वेरिएबल रेट डिमांड ऑब्लिगेशन। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, यील्ड कर्व नोट। यील्ड कर्व नोट, इट इज स्ट्रक्चर्ड डेट सिक्योरिटी, क्या है, इट इज स्ट्रक्चर्ड डेट सिक्योरिटी है, उधार की सिक्योरिटी है। यील्ड इंक्रीजेस व्हेन प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट डिक्लाइंस, इंटरेस्ट रेट जो है अगर डिक्रीज करता है तो यील्ड इंक्रीज करती है। आगे आगे क्या है, यील्ड डिक्रीजेस व्हेन द प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस, अगर इंटरेस्ट बढ़ जाता है तो यील्ड क्या होती है, डिक्रीज कर जाता है। दिस इज यूज्ड टू हेज द इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट को हेज करने के लिए ये कर्व नोट यूज करते हैं कि इंटरेस्ट मेरा घट रहा है तो ये बढ़ता है, और इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो ये घटता है। क्या लिखा है, yield increases when interest declines and yield decreases when interest rate increases, इंटरेस्ट इंक्रीज करता है तो yield डिक्रीज करती है, yield इंक्रीज करता है तो इंटरेस्ट रेट, जब yield कब इंक्रीज करती है, जबकि इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा और क्या है लिखा है, दिस वर्क लाइक इनवर्स फ्लोटर, ठीक है। तो यील्ड कर्व नोट जो है बेसिकली इनवर्स फ्लोटर की तरह यूज होता है। आगे देखते हैं यूरो बॉन्ड क्या कहता है, क्या कहता है यूरो बॉन्ड, यूरो बॉन्ड्स आर इशूड और ट्रेडेड इन ए country using a currency other than the one in which the bond is denominated. This means that the bond uses a certain currency but operates outside the jurisdiction of the central bank that issues that currency. Eurobonds are issued by the multinational corporations. For example, a British company may issue a Eurobond in Germany, denominating it in US dollars. It is important to note that term has nothing to do with the euro, and the prefix euro is used more generally to refer a deposit outside the jurisdiction of the domestic central bank. The euro is nothing. It is used more generally to refer a deposit outside the jurisdiction of the domestic central
बैंक, ठीक है। यूरो बॉन्ड कहते हैं, यूरो से कोई लेना देना नहीं है इसको, ठीक है। यूरो बॉन्ड आर इशूड बाय मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, फॉर एग्जांपल ब्रिटिश कंपनी में इशू यूरो बॉन्ड इन जर्मनी, ठीक है। तो जर्मनी में इशू कर सकती है, जिसकी डिनोमिनेशन जो हो सकती है वो यूएस डॉलर में हो सकती है, ठीक है। Euro bonds are issued or traded in a country using a currency other than the one in which the bond is denominated, ठीक है। ओके ओके आगे चलो, ओके चलो, खत्म हो गया। आगे है हमारा एमर्जिंग मार्केट बॉन्ड। क्या है हमारा एमर्जिंग मार्केट बॉन्ड? ये क्या होता है? अ डेट इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय द डेवलपिंग कंट्रीज, जो कंट्री डेवलप कर रही होती हैं, एमर्ज कर रही होती हैं, तो वहां पर ये डेट इंस्ट्रूमेंट इज used. It provides a higher yields in comparison to यूएस कॉर्पोरेट एंड ट्रेजरी बॉन्ड के मुकाबले में एमर्जिंग मार्केट बॉन्ड जो है हायर यील्ड प्रोवाइड करता है। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द बॉन्ड होल्डर्स अगेंस्ट द डिफॉल्ट्स। कौन सा? क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, सीडीएस, इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द बॉन्ड होल्डर्स अगेंस्ट द डिफॉल्ट। आपका स्केलेटन से कैसे करते हैं इसको? ऐसे नहीं कलर को नहीं, इस ऐसे इसको व्हाइट से वो हैंड राइटिंग को बता देते हो। It tends to carry higher risk than the domestic debt instrument, ठीक है। इसको क्या है? हायर रिस्क होते हैं than the domestic debt instrument के मुकाबले में, लेकिन क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द बॉन्ड होल्डर्स अगेंस्ट द डिफॉल्ट। इंडियन बॉन्ड्स की बात करते हैं अब। मसाला बॉन्ड, ठीक है। मसाला मीन्स स्पाइस। Spice bond या masala bond is an Indian name used for the rupee-denominated bond that Indian corporate borrower can sell to investors in overseas market. मसाला बॉन्ड कहते हैं इसे। These bonds are issued outside the India but denominated in Indian rupees में denominated होते हैं, लेकिन outside India में ये इशू होते हैं, कहते हैं मसाला बॉन्ड। एनटीपीसी जो है, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन रेज्ड 2000 crore में मसाला बॉन्ड फॉर इट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर इन द ईयर 2016 में, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए इसने 2000 करोड़ जुटाए वया मसाला बॉन्ड्स। यस, म्यूनिसिपल बॉन्ड्स की बात करते हैं। म्यूनिसिपल बॉन्ड्स आर यूज्ड टू फाइनेंस अर्बन स्ट्रक्चर आर इंक्रीजिंगली एविडेंट इन इंडिया। Ahmedabad Municipal Corporation issued a first historic municipal bond. Ahmedabad Municipal Corporation issued a first historical municipal bond in Asia to raise 100 crore from the capital market for part financing a water supply project के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट और ट्रेजरी बॉन्ड्स। गवर्नमेंट और ट्रेजरी बॉन्ड्स की बात करते हैं तो गवर्नमेंट और ट्रेजरी बॉन्ड्स आर बॉन्ड इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एनी स्टेट गवर्नमेंट और एनी अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। ये तो ये सारे के सारे गवर्नमेंट बॉन्ड जो है इशू करते हैं, ठीक है। तो जनरल पब्लिक के लिए यूज करते हैं, ठीक है। पब्लिक इसे खरीद सकती है इंडिया की। एक सेकेंड। Some other bonds are included in other source of financing. पैरा 8 लिखा है। लोन्स फ्रॉम दी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नेशनल की बात कर लेते हैं पहले हम। नेम ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, IFCI। क्या कहते हैं इसे? इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि 1918 में एस्टेब्लिश हुआ था, कन्वर्टेड इनटू ए पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो चुकी है। अदर है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का नाम स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, SFCs 1951 में एस्टेब्लिश हुए।
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI 1954 में established हुआ and it converted into a bank thereafter. National Industrial Development Corporation NIDC National Industrial Development Corporation 1954 में established हुई. ये भी Industrial Credit and Investment Corporation of India ICICI 1955 में established हुआ और converted into बैंक एंड प्राइवेटाइज हो गया. उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1956 में ये एस्टेब्लिश हुआ. उसके बाद यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया UTA वेरी फेमस है. 1964 में ये एस्टेब्लिश हुआ. इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया IRBI, इट इज नॉट RBI, इट इज इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया 1971 में एस्टेब्लिश हुआ. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं? नेम ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देखते हैं. द वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर द रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट 1944 में एस्टेब्लिश हुआ था. उसके बाद इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन IFC कहते हैं इसको, 1956 में एस्टेब्लिश हुआ. और एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB वेरी फेमस है जो कि 1966 में डेवलप हुआ. ठीक है. लोन्स फ्रॉम द कमर्शियल बैंक सब देख लेते हैं. A primary role of the commercial bank is to cater to the short term requirement. क्या करने के लिए? शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट कैटर करने के लिए कमर्शियल बैंक बेसिकली यूज होते हैं. Of late, however, banks have started taking an interest in the long-term financing of industries in several ways. कैसे कैसे इंटरेस्ट लेना शुरू किया देते हैं. The banks provide long-term loans for the purpose of expansion or setting up of new units. ठीक है, न्यू यूनिट सेटअप करना है या फिर एक्सपेंशन करना है, कोई बात नहीं. Their repayment is usually scheduled over a long period of time. ठीक है, जिसकी repayment usually scheduled होती है over a long period of time. बैंक को क्या फायदा है? इंटरेस्ट मिल रहा है ना, जितना लंबा होगा बेसिकली. The liquidity of such loan is set to depend on the anticipated income of the borrowers. जिसने उधार ले रखा है उसकी एंटिसिपेटेड इनकम के ऊपर उसकी लिक्विडिटी डिपेंड करती है. तो as a part of long-term funding of a company, the banks also fund the long-term working capital. Long-term working capital requirement fund करते हैं. It is also called WCTL, यानी वर्किंग कैपिटल टर्म लोन. क्या कहते हैं इसे? वर्किंग कैपिटल टर्म लोन कहते हैं. टर्म लोन हमें जनरली लॉन्ग टर्म के लिए यूज होता है. 1 साल 3 साल 5 साल ऐसे जनरली जो टर्म लोन्स होते हैं होते रहते हैं. पर ये वर्किंग कैपिटल टर्म लोन जो है इसी तरह से होगा, क्योंकि वर्किंग कैपिटल मतलब 1 साल से कम की जनरली वर्किंग कैपिटल होती है. डे टू डे रिक्वायरमेंट के लिए वर्किंग कैपिटल बेसिकली रखी जाती है. It is funding of that portion of working capital which is always required. ठीक है, जो हमेशा रिक्वायरमेंट रहती है उसके लिए है. एंड इज नॉट इम्पेक्टेड बाय सीजनल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी. ठीक है, हमेशा जो रहती है उसे वर्किंग कैपिटल हमेशा जरूरत पड़ती रहती है, थोड़ी. आगे है ब्रिज फाइनेंस. ब्रिज करना यानी ब्रिज फाइनेंस रेफर्स टू द लोन्स टेकन बाय अ कंपनी नॉर्मली फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स फॉर अ शॉर्ट पीरियड बिकॉज ऑफ पेंडिंग डिसबर्समेंट ऑफ द लोन्स. ठीक है, कुछ पेंडेंसी है उसको डिसबर्समेंट करनी है इसलिए इसको जरूरत पड़ रही है. ठीक है, और नॉन सैंक्शन बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. दो इट इज ऑफ शॉर्ट टर्म नेचर, चाहे शॉर्ट टर्म नेचर का है, दो इट इज ऑफ शॉर्ट टर्म नेचर, बट सिंस it is an important step in the facilitation of the long term, therefore it is being discussed along with the long term sources of the fund
Normally it takes time for the financial institution to disburse the loans to the company. ठीक है, टाइम लेता है. It takes time for the financial institutions to disburse the loans to the company. However, once the loans are approved by the term lending institutions, companies, in order not to lose further time in starting their projects, arrange short-term loans from the commercial banks. ठीक है, तो अगर लॉन्ग टर्म लोन के लिए टाइम जनरली लगता है क्योंकि बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, तो लेकिन वो कंपनी जो डिले नहीं करना चाहती है तो वो शॉर्ट टर्म लोन ले लेती है ताकि शॉर्ट टर्म लोन लेके चुका देंगे उसको, तब तक लॉन्ग टर्म लोन उनका अप्रूव हो जाएगा. ठीक है, तो इसे कहते हैं हम ब्रिज लोन. ठीक है, तो ब्रिज लोन जो होते हैं वो रैपिड होते हैं. ठीक है, फास्ट होते हैं एंड दे आर एडजस्टेड आउट ऑफ द टर्म लोन्स. जो बड़े लोन्स होते हैं उनसे वो एडजस्ट बाद में हो जाते हैं व्हेन डिसबर्स्ड बाय द कंसर्न्ड इंस्टीट्यूशंस. ब्रिज लोन्स आर नॉर्मली सेक्योर्ड बाय हाइपोथिकेटिंग मूवेबल एसेट. जो मूवेबल एसेट्स होते हैं उनको हाइपोथिकेटिंग से उनको लोन लिया जाता है, उनको गिरवी रख दिया जाता है. पर्सनल गारंटीज भी दे सकते हैं उसके ऊपर एंड डिमांड प्रोमिसरी नोट्स भी दे सकते हैं. ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ. डिमांड प्रोमिसरी नोट इज नथिंग बट एन इंस्ट्रूमेंट. पेपर पे लिख के दे दिया, मैं वादा करता हूँ कि मैं ये पैसा चुका दूंगा इतने टाइम के अंदर फ्रॉम अपने जो भी लॉन्ग टर्म लोन आने वाला है, जैसे भी है मतलब, नहीं तो मैं ये गिरवी रख देता हूँ. गिरवी मतलब तो गारंटी हो गया. लेकिन ये डिमांड प्रोमिसरी नोटिस जस्ट पेपर ही है कि जब भी आप डिमांड करोगे मैं चुका दूंगा इसको. ठीक है, डिमांड प्रोमिसरी नोट्स. Generally, the rate of interest of the bridge finance is higher as compared with that of the term loans. Definitely, ये शॉर्ट टर्म के लिए दे रहे हैं उनको भी कुछ फायदा नहीं होगा, तो इसका इंटरेस्ट थोड़ा सा ज्यादा रहता है. हैविंग डिस्कस्ड फंडिंग फ्रॉम द शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल मतलब इक्विटी. ठीक है, equity capital preference share, raising of debt from financial institutions and banks. We will now discuss some other important sources of long term finance. और दूसरे sources भी देख लेते हैं long term finance के लिए. ठीक है, वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग की बात करते हैं. मीनिंग ऑफ द वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग का मीनिंग क्या है? अरे बाबा, ये कलर नहीं आएगा, इसको देखेगा नहीं फिर. अच्छा चल. The venture capital financing refers to the financing of the highly risky venture promoted by the qualified entrepreneurs. बहुत रिस्की प्रोजेक्ट है लेकिन वो प्रमोट किया किसने किया है? हाईली क्वालिफाइड एंटरप्रेन्योर्स ने वो जो वेंचर प्रमोट किया हुआ है, who lack experience and funds to give the shape to their ideas. समझ गए, उनके पास आइडियाज है लेकिन ये क्या है, फंडिंग नहीं है उनके पास, पैसा नहीं है उनके पास, रिस्की प्रोजेक्ट्स हैं तो, लेकिन उनको फाइनेंस किया है. ठीक है, किसी दूसरे ने जो कि क्वालिफाइड है, क्वालिफाइड एंटरप्रेन्योर्स है उन्होंने. in broad sense, under venture capital financing, venture capitalists make investment to purchase the equity or debt securities from inexperienced entrepreneurs who undertake highly risky ventures with potential to succeed in the future. ठीक है, तो आगे इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग के? इट इज बेसिकली एन इक्विटी फाइनेंस इन न्यू कंपनीज. क्या है? इक्विटी फाइनेंस है ये इन द न्यू कंपनी. जब बोलोगे इक्विटी, इक्विटी मतलब उसका शेयर. इट कैन बी व्यूड एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन ग्रोथ ओरिएंटेड स्मॉल मीडियम फर्म्स. ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है इसकी. Apart from providing funds, the investor also provides support in the form of sales strategy. Sales strategy क्या होनी चाहिए, business networking कैसे करने हैं, management expertise और enabling the growth of the entrepreneur. ठीक है, मेथड क्या है वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग के? सबसे पहले तो है इक्विटी फाइनेंसिंग. ठीक है, द वेंचर कैपिटल अंडरटेक्स जनरली रिक्वायर फंड्स फॉर ए लॉन्गर पीरियड. ठीक है, लॉन्गर पीरियड की चाहिए होती है बट मे नॉट बी एबल टू प्रोवाइड रिटर्न्स टू द इन्वेस्टर. रिटर्न प्रोवाइड नहीं कर सकते इन्वेस्टर को पैसा
सक्सेस करेंगे लॉन्ग टर्म में, लेकिन पैसा तो नहीं मिल रहा उनको, तो ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेजेस की बात करें, बाद में तो मिलेगा। Therefore, the venture capital finance is generally provided by way of equity share capital. ठीक है, the equity contribution of the venture capital term does not exceed 49% of the total equity capital. ठीक है, तो इसको जो इक्विटी है उसका जो शेयर है वो 49% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वही ओनर हो जाएगा। ठीक है, of the venture capital undertakings, so that the effective control and ownership remains with the entrepreneur. ठीक है, एंटरप्रेन्योर के पास ही रहता है कि उसका पूरा कंट्रोल। कंडीशनल लोन, कंडीशनल लोन क्या होता है? कंडीशनल रीपेबल इन द फॉर्म ऑफ ए रॉयल्टी आफ्टर द वेंचर इज एबल टू जनरेट सेल्स। जब ये वेंचर जनरेट कर रहा है, वेंचर मतलब ज्वाइंट जो मिल के चल रहे हैं, उनसे जब वो सेल्स जनरेट करने शुरू हो जाते हैं तो रॉयल्टी देना शुरू करते हैं। नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन सच लोन, उस पर कोई इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं होता है, उस लोन के ऊपर रॉयल्टी होती है उसके ऊपर। इन इंडिया वेंचर कैपिटल फाइनेंसर्स जो होते हैं, दे चार्ज रॉयल्टी रेंजिंग फ्रॉम बिटवीन 2 and 15% के बीच में रॉयल्टी चार्ज करते हैं। एक्चुअल रेट डिपेंड्स ऑन द अदर फैक्टर्स ऑफ द वेंचर सच एज जेस्टेशन पीरियड, कितनी देर के लिए उसको ये रहेगा जेस्टेशन में, उसके बाद कैश फ्लो चलेगा, कैश फ्लो पैटर्न के ऊपर, रिस्क के ऊपर और अदर फैक्टर्स ऑफ द एंटरप्राइज। सम वेंचर कैपिटल फाइनेंसेस जो हैं बेसिकली गिव अ चॉइस टू द एंटरप्रेन्योर ऑफ पेइंग ए हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करने का भी वो ऑप्शन देते हैं, which would be able which could be well above the 20% instead of royalty on the sales once it becomes commercially sound। ठीक है, तो ऑप्शन देता है कि भैया तुम ऐसे भी कर लो, इंटरेस्ट पे कर लो, अगर तुम्हें रॉयल्टी नहीं देना है तो, रॉयल्टी ऑन सेल्स नहीं देना है तो ऐसे कर लो। ठीक है, आगे है इनकम नोट की बात कर लेते हैं। इनकम नोट क्या होता है? इट इज ए हाइब्रिड सिक्योरिटी। क्या है ये? हाइब्रिड सिक्योरिटी है विच कंबाइंस द फीचर्स ऑफ बोथ कन्वेंशनल लोन एंड कंडीशनल लोन। कंडीशनल और कन्वेंशनल लोन दोनों को एक हाइब्रिड है ये। द एंटरप्रेन्योर हैज टू पे बोथ द इंटरेस्ट एंड रॉयल्टी ऑन द सेल्स। अरे इंटरेस्ट एंड रॉयल्टी दोनों पे करना पड़ता है इसमें, बट एट सब्सटेंशियली लो रेट, लेकिन रेट थोड़ा कम होता है, उसे कहते हैं इनकम नोट, कहते हैं इनकम नोट। इसमें दोनों पे करते हैं लेकिन एट सब्सटेंशियली लो रेट पर इंटरेस्ट और रॉयल्टी दोनों होती है। आईडीबीआईज वीसीएफ फंडिंग इक्वल्स टू 80 to 87% of the project cost of the commercial application of indigenous technology। नेक्स्ट इज पार्टिसिपेटिंग डिबेंचर। पार्टिसिपेटिंग डिबेंचर क्या होता है? डिबेंचर इन डेट से या उधार, पार्टिसिपेट करके डेट उधार देना। सच सिक्योरिटी कैरीज चार्ज इन 3 phases। इन द स्टार्टअप फेज नो इंटरेस्ट इज चार्ज। स्टार्टअप फेज में पार्टिसिपेट कर रहा है बेसिकली, तो स्टार्टिंग में कहता है कि ठीक है तुम्हें कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे हम। नेक्स्ट स्टेज इज लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, दूसरे स्टेज में कहते हैं हम थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट लगाएंगे to a particular level of the operation। after that high rate of interest is required to be paid। उसके बाद हम हाई रेट चार्ज करेंगे जब तुम्हारा बिजनेस चलने लग जाए। ठीक है, पार्टनर की तरह काम करेंगे। आगे है डेट सिक्योरिटाइजेशन। मीनिंग ऑफ द डेट सिक्योरिटाइजेशन देख लेते हैं। सिक्योरिटाइजेशन इज ए प्रोसेस इन द इन illiquid assets are pooled into the marketable securities that can be sold to the investor। ठीक है, जो कि illiquid, जो जल्दी से बिकने वाले नहीं, ऐसे जो एसेट्स हैं उनको पूल किया जाता है ताकि वो मार्केटेबल सिक्योरिटीज बन सके एंड कैन बी sold to the investors। ठीक है, the process leads to the creation of financial instruments that represent ownership interest in or are secured by a segregated income producing assets or pool of assets। These assets are generally जो है secured by personal or
Real property such as automobile, real estate or equipment loans, but in some cases are unsecured, some cases में वो unsecured भी हो सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ द डेट सिक्योरिटाइजेशन हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है, डेट सिक्योरिटाइजेशन के एग्जाम्पल क्या है। A finance company has given a large number of car loans, ठीक है। एक फाइनेंस कंपनी जिसने कि लार्ज नंबर ऑफ कार लोन्स दे रखे हैं। इट नीड्स मोर मनी सो दैट इट इज इन पोजीशन टू गिव मोर लोन्स। वन वे टू अचीव दिस इज टू सेल ऑल द एग्जिस्टिंग लोन्स, ठीक है। पहले डेट सिक्योरिटाइजेशन के एग्जांपल देखते हैं। फाइनेंस कंपनी हैज गिवन अ लार्ज नंबर ऑफ कार लोन्स, इट नीड मोर मनी टू so that it is in a position to give more loans. By one way to achieve this is to sell all the existing loans, जो भी लोन दे रखे हैं उसको बेच देना। But in the absence of liquid secondary market for individual car loans, it is not feasible, ठीक है। In the absence of liquid secondary market for the individual car loans, it is not feasible. However, a practical option is debt securitization. Debt को securitization करना, in which a finance company sells its existing car loans already given to the borrowers to the special purpose vehicle, ठीक है। SPV कहते हैं इसको। The SPV in return pays to the company, which in turn continues to lend with this money. On the other hand, the SPV pools these loans and convert these into marketable securities. It means that now these converted securities can be issued to the investors, ठीक है। लोग पैसा लगाते हैं, सिक्योरिटीज में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और अब लोग लोग उनको पैसे देते हैं, ठीक है, तो हमें लगाओ, हमें इंटरेस्ट दे देना कुछ इसके ऊपर। कुछ लोग पैसे क्यों लगाएंगे, क्योंकि इनको इंटरेस्ट मिलेगा। उन लोगों को भी हो सकता है इनको इंटरेस्ट जो है मालूम नहीं कैसे, लेकिन इंटरेस्ट इनको थोड़ा जो लोग लगा रहे हैं इनको इंटरेस्ट कम रेट पर रहेगा, लेकिन जो बैंक है दे विल बी चार्जिंग हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। सेकेंडली बिकॉज बैंक्स already are reputable, they have market value and market reach, so those people can directly invest and get some returns lower than that of definitely banks are earning, and banks in return acts as an agent basically here. So this process of debt securitization, यानी अपने जो उधार जो इसने था, जो पेपर्स रखे थे, इंस्ट्रूमेंट रखे थे, उधार दिया, उसी को उसने फिर से सिक्योरिटाइजेशन कर दिया और उसकी मदद से पैसा और जुटा लिया। हेल्प्स टू फाइनेंस द कंपनी टू रेज द फंड्स एंड टू गेट द लोन्स ऑफ इट्स बैलेंस शीट, ठीक है। These funds also help the company disburse further loans, ठीक है। Similarly, the process is beneficial to the investors also, as it creates a liquid investment in the diversified pool of car loans, which may be an attractive option to the other fixed income instruments. The whole process is carried out in such a way that the original debtors, that is the car loan borrowers, may not be aware of the transaction. They might have continued making payments the way they are already doing. However, these payments shall now be made to the new investors who have emerged out of securitization process. समझ में आ गया? पेमेंट उसी तरह से वो देते रहते हैं, लेकिन डायरेक्ट अंदर ही अंदर से ऐसा प्रोसेस बन गया कि पेमेंट वो अब सीधा न्यू इन्वेस्टर्स के पास जा रहा है, ठीक है। लीज फाइनेंसिंग देखते हैं क्या होता है। लीज फाइनेंसिंग, लीजिंग इज ए जनरल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द ओनर एंड यूजर ऑफ द एसेट, ठीक है।
ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। द एसेट इज परचेज्ड इनिशियली बाय द लेसर, द लेसर इज लीजिंग कंपनी, ठीक है, एंड देयर आफ्टर लीज्ड टू द यूजर, जिसे कहते हैं लेसी कंपनी, ठीक है, लेसी कहते हैं उसको, लेसी कंपनी भी बोल दी है, लेसी, which pays a specified rent at periodical intervals. So lessee pays to the lessor, ठीक है, लेसर ने लस्सी को कुछ दे दिया है, लेसर ने लस्सी को लस्सी दे दी है, मान लो लेसर ने लस्सी को लस्सी दी है। Thus, leasing is an alternative to the purchase of an asset out of own or borrowed funds. Moreover, lease financing can be arranged much faster as compared to the term loans from the financial institutions. तो leasing is comparatively क्या है, एक easy और faster तरीका है उसकी बजाय एक टर्म लोन लेना, ठीक है, फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। टाइप्स ऑफ द लीज कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से होते हैं? लीज कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स, ब्रॉडली दीज कॉन्ट्रैक्ट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू द टू कैटेगरीज। कौन कौन सी हैं कैटेगरीज? ऑपरेटिंग लीज होता है और एक होता है फाइनेंशियल लीज, ठीक है, मैं काम करूंगा इस एसेट को ऑपरेट करूंगा, उसके लीज ले ली, फाइनेंशियल पैसे की लीज ले ली। देखते हैं क्या लिखा है, ऑपरेटिंग लीज, an operating lease in the form is a form of lease in which the right to use the asset, ठीक है, वही ना ऑपरेशन करने के, उस एसेट को ऑपरेट करना यानी यूज करना, is given by the lessor to the lessee, however the ownership जो राइट है of the asset remains with the lessor, ठीक है, तो क्लियर है, लेसर के पास ये ऑनरशिप रहेगी, बस उसको यूज करने की पावर लेसी को दी है। तो लेसी गिव्स a fixed amount of periodic lease rentals to the lessor for the using the asset. Further, the lessor also bears the insurance, तो lessor ही इंश्योरेंस बेयर करता है, मेंटेनेंस बेयर करता है, और रिपेयर कॉस्ट एक्सेट्रा ऑफ द एसेट भी लेसर ही बेयर करता है, ठीक है। इन ऑपरेटिंग लीज द लीज पीरियड इज शॉर्ट, तो लीज पीरियड क्या होता है? शॉर्ट होता है, सो द लेसर मे नॉट बी एबल टू रिकवर द कॉस्ट ऑफ द एसेट ड्यूरिंग द इनिशियल लीज पीरियड एंड टेंड टू लीज द एसेट टू मोर देन वन लेसी, ठीक है, तो एक एसेट कई लेसी को देने की कोशिश करता है, ताकि क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए तो उसका कीमत पूरी नहीं पड़ती है होती है। नॉर्मली दीज आर कॉलेबल लीज एंड आर कैंसिलेबल विद प्रॉपर नोटिस, ठीक है, अभी भी कैंसिलेबल होती हैं, प्रॉपर नोटिस दिया कि मैं 6 महीने के अंदर ही लीज खत्म करना चाहता हूँ, तो कैंसिलेबल होती है, तो प्रॉपर नोटिस दे दिया उसे तो कैंसिल की जा सकती है, ठीक है। द टर्म ऑफ दिस टाइप ऑफ लीज इज शॉर्टर देन द एसेट्स इकोनॉमिक लाइफ से छोटा होता है। द लेसर इज lessee is obliged to make the payment until the lease expiration, which approaches useful life of the asset, ठीक है। An operating lease is particularly attractive to the companies that continually update or replace the equipment and want to use the equipment without the ownership, ठीक है, चेंज होता रहता है तो थोड़े टाइम के लिए चाहिए वो चीज, तो उसको विदाउट ऑनरशिप चाहिए तो ठीक है, उसके लिए अच्छा है, बट आल्सो वांट टू रिटर्न द इक्विपमेंट एट लीज एंड अवॉइड द टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेसेंस, ठीक है, पुरानी चीज है कि उनकी वो थोड़े टाइम के लिए यूज करना चाहते हैं, किंतु वो ऑपरेशन चलाना चाहते हैं, लेकिन चाहते 2 साल बाद ये पुराना हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा इसका, इसके लिए उसको भी अवॉइड करने के लिए खरीदना नहीं चाहता उस चीज को, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो, एक यहाँ पर है हमारा लस्सी, लस्सी क्या है, जो कि खरीदना चाहता है चीज को थोड़े टाइम के लिए, तो यहाँ क्या लिखा है, पेड बाय लीजिंग कंपनी, लीज डॉक्यूमेंट्स, इक्विपमेंट सप्लायर है, लेसर है, लस्सी खरीदना चाहता है, लेसर देना चाहता है, द लीजिंग कंपनी इन्वेस्ट 10%, बैंक जो है बाकी का 90% उसने फंड कर दिया है, और यहाँ पर है रेंट अमोर्टाइजेशन, बैंक डेट्स लेता है, प्रिंसिपल एंड एजेंसी एग्रीमेंट यहाँ पर होता है जो लेसर लस्सी के बीच में यहाँ पर रहेगा, ठीक है।
The above diagram may be summarized in a short paragraph. फाइनेंशियल लीज की हम बात कर लेते हैं. कॉन्ट्रास्ट विद द ऑपरेटिंग लीज, अ फाइनेंशियल लीज इज जी लॉन्ग टर्म इन नेचर एंड नॉन कैंसिलेबल. लॉन्ग टर्म होती है और नॉन कैंसिलेबल होती है कि मुझे कैंसिल अब नहीं कर सकती. दैट इज द लेसी कैन नॉट टर्मिनेट द लीज. अब लेसी टर्मिनेट नहीं कर सकता है. लेसी नहीं बोल सकता कि मैं भैया अब मुझे नहीं चाहिए, मैं कैंसिल करना चाहता, तो वो नहीं हो सकता क्योंकि लॉन्ग टर्म लीज होती है फाइनेंशियल लीज. ठीक है, तो इसका एक एग्रीमेंट होता है सब्सिक्वेंटली. द पीरियड ऑफ लेसर, द पीरियड ऑफ द लीज इज जनरली द फुल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द लीज्ड एसेट. जो भी लीज्ड एसेट है इसका पूरी इकोनॉमिक लाइफ खत्म होती है. 6 साल उसका लाइफ टाइम, तो 6 साल तक उसको यूज करना ही पड़ेगा. 10 साल है तो 10 साल यूज करना ही पड़ेगा, उसको लेना ही पड़ेगा. इन अदर वर्ड्स, द फाइनेंशियल लीज कैन बी रिगार्डेड एज any leasing agreement that is to finance the use of the equipment for the major parts of its useful life. ठीक है, अब वो लोग मेजर पार्ट हो गए तो फिर वो लीज का है कि फिर तो ले ही लिया. एट द एंड ऑफ द लीज आई थिंक द इक्विपमेंट विल गो टू द लेसी. उसके पास ही चला जा रहा है, ओनरशिप उसको मिल जानी चाहिए. लेकिन इसका फायदा ये है कि उसको पेमेंट पार्ट्स में करनी पड़ रही है. इमीडिएटली उसके पास बर्डन नहीं आ रहा है जो पैसे का एकदम. इन अदर वर्ड्स, फाइनेंशियल लीज कैन बी रिगार्डेड एज any leasing agreement that is to the finance the use of the equipment for the major parts of its useful life. The lessee has the right to use the equipment while the lessor retains the legal title. ठीक है, तो लेसर के पास अभी तक टाइटल रहता है. Further, in lease, the lessee has to bear the insurance. अब क्योंकि लॉन्ग टर्म तो लेसी को ही bear करना है यहाँ पर. मेंटेनेंस एंड अदर रिलेटेड कॉस्ट. इट इज आल्सो कॉल्ड कैपिटल लीज भी कहते हैं, विच इज नथिंग बट अ लोन इन डिस्गाइज. क्या कहते हैं इसे? लोन इन डिस्गाइज. कैपिटल लीज भी कहते हैं. इट इज आल्सो कॉल्ड कैपिटल लीज. कैपिटल लॉन्ग पूरे टर्म के लिए ले लिया कैपिटल लीज, नथिंग लोन इन डिस्गाइज. Thus, it can be said that financial lease is contract involving payment over an obligatory period of specific sum sufficient in total to amortize the capital outlay of the lessor and give some profit. Comparison between the financial lease and operating lease का comparison देख लेते हैं. The risk and the reward incident to the ownership are possessed on to the lessee. The lessor only remains the legal owner of the asset. ठीक है, लीगल ऑनर ही, बाकी पूरी चीजें लेसी के पास चलेगी. फाइनेंशियल लीज में. ऑपरेटिंग लीज में क्या होता है? द लेसी इज द ओनली lessee is only provided the use of the asset for the certain time. Risk incident to the ownership belong wholly to the लेसर के पास ही रहता है. ठीक है, रिस्क पूरा लेसर के पास है. इस केस में लेसी bears the risk of obsolescence. यहाँ पर ऑब्सोलीट हो जाता है लेसी के पास, क्योंकि लेसी पूरे टाइम के लिए यूज करना है. ऑब्सोलीट हो गया तो उसके पास ही रिस्क है उसका. लेकिन जब फाइनेंशियल लीज के केस में, लेकिन इन ऑपरेटिंग लीज में द लेसर bears the risk of obsolescence. लेसर के पास रिस्क होता है क्योंकि लेसर ने लेसी को लीज पे देने के लिए अब लिया है, लेकिन उसके पास ऑब्सोलीट हो गया तो एसेट तो लेसर का ही है क्योंकि लेसी ने तो शॉर्ट टर्म के लिए लिया है. तो रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस किसके पास हो गया? यहाँ पर लेसर के पास ही है. फाइनेंशियल लीज की बात करते हैं. द लेसर इज इंटरेस्टेड इन हिज रेंटर्स एंड नॉट इन द एसेट. he must get his principal back along with the interest. Therefore, the lease is non-cancelable by either party. ठीक है, ऑपरेटिंग लीज में as the lessor does not have difficulty in leasing the same asset to the other willing lessee, the lease is kept cancelable by the lessor. तो lessor कहता है कि मेरा ये एसेट मैं मार्केट में खूब चलता है, ठीक है, चलता ही रहेगा, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. तुम कैंसिल करना चाहते हो, मुझे 2 महीने का नोटिस तुम्हें देना पड़ेगा, नहीं तो 2 महीने के पैसे दे देना और ये कैंसिल तुम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है. ठीक है, क्योंकि मेरा मार्केट में खूब चलता है. आगे क्या है? द लेसर एंटर्स इनटू द ट्रांजैक्शन ओनली एज फाइनेंसर.
He does not bear the cost of the repairs, maintenance of the operation. फाइनेंशियल लंबे टर्म सब कुछ का है तो लेसी को सारी कॉस्ट बेयर करनी है यहाँ पर, ठीक है। ट्रांजेक्शन इनटू द ट्रांजेक्शंस ओनली एज द फाइनेंस, मैं फाइनेंस कर रहा हूँ बस में भी है, ठीक है। उसमें रुपीज नहीं देखूंगा, मेंटेनेंस कुछ नहीं देखूंगा, लेकिन ऑपरेटिंग कॉस्ट में लेसर, यूजली जो लेसर बियर्स द कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन कॉस्ट, मैं देख लेता हूँ वैसे भी थोड़ा ही होता है इस केस में। फाइनेंशियल लीज में द लीज यूजली फुल पे आउट, दैट इज द सिंगल लीज रिपेयर्स द कॉस्ट ऑफ द एसेट टुगेदर विद द इंटरेस्ट, ठीक है। सिंगल लीज जो है, एक ही सिंगल लीज में पूरा उसका जो पूरे एसेट की कॉस्ट जो होती है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट पूरी हो जाती है। लेकिन इस केस में ऑपरेटिंग कॉस्ट में द लीज इज यूजुअली नॉन पे आउट सिंस द लेसर एक्सपेक्ट्स द लीज द सेम एसेट ओवर एंड ओवर अगेन फॉर द सेवरल यूजर्स, तो वो शॉर्ट टर्म के लिए तो उसका वो एक्सपेक्ट भी नहीं करता है इतना, ठीक है। अदर टाइप्स ऑफ द लीजेस, तो अदर टाइप्स की लीजेस क्या क्या है वो भी हम एक बार देख लेते हैं। सेल्स एंड लीज बैक, क्या होता है सेल्स एंड लीज बैक? अंडर दिस टाइप ऑफ लीज द ऑनर ऑफ द एसेट sells the asset to a party, generally buyer, who in turn leases back the same asset to the owner in consideration, ठीक है। ये owner in consideration of the lease rentals. Under this agreement the asset is not physically exchanged, but it all happens in records only, ठीक है। The main advantage of this method is that lessee can satisfy himself completely regarding the quality of the asset, and after possession of the asset convert the sale into lease agreement, convert the sale into lease agreement. Under this transaction the seller assumes the role of lessee, seller जो है वो क्या बन जाते हैं, seller assumes the role of lessee, यानी मैंने बेचा भी था और मैं खुद ही इसको लीज पे ले भी रहा हूँ, ठीक है। मैंने ही इसको खरीदा था और मैंने ही एसेट खुद खरीद के मैंने इसे बेचा, ठीक है, और बाद में मैं खुद ही लस्सी बन गया। as the same asset which he has sold came back to him in the form of lease, and the buyer assumes the role of the lessor as asset purchased by him was leased back to the seller, so the seller gets agreed selling price and the buyer gets a lease rentals. अब इसका फायदा क्या होता है, क्या फायदा है इसका? अब फायदा देखो क्या है इसका। एसेट, एक कंपनी को एक एसेट अपना वही पर्टिकुलर एसेट चाहिए था, लेकिन उसका कहीं से मिल नहीं रहा था, किसी के पास भी अवेलेबल नहीं, तो कहता है कि चलो मैं खुद ही खरीद लेता हूँ। लेकिन खुद खरीद तो लूंगा, लेकिन अब मुझे एक ऐसा बंदा ढूंढना है जो कि मेरे पास इतना पैसा तो है नहीं, अभी मैं अभी पैसा कहीं इन्वेस्ट करने के लिए वो बंदा ढूंढना है। वो कहता है ठीक है, मैं एक एसेट खरीदता हूँ, इसको बेच देता हूँ। मैंने खरीदा 100 रुपए का, इसको बेच दिया मैंने 100 रुपए का। मैं कहता हूँ मैं इसी को लीज पे ले लेता हूँ, 20-20 रुपए की लीज पे लूंगा, 20 रुपए का लीज 5 साल के लिए मैं ले लूंगा, ठीक है। तुम्हारा सॉरी 5 साल के लिए मैं 10 साल के लिए ले लूंगा, 10 साल में तुम्हारे 200 रुपए में मिल जाएंगे, ठीक है। मैं तुम्हें 100 रुपए में तुम्हें खरीद के तुम मुझे 100 रुपए दो, मैं तुम्हें 200 रुपए दूंगा, 10 साल में लीज पे ले लूंगा। लीज मतलब कुछ फिक्स अमाउंट हर साल में तुम्हें या मंथली जैसे भी है पे करता रहूंगा। लेकिन मेरे पास क्योंकि अभी इतना पैसा तो नहीं है, मैं खरीद के, लेकिन मुझे एसेट तो वही चाहिए, तो वही एसेट चाहिए तो मैं खरीद के दूंगा तुमको, मैं तुमको खरीद के दूंगा, ठीक है। मैं खरीदता हूँ, मैं तुम्हें खरीद के दूंगा, मैं बाय मैं सेल कर देता हूँ, तो मुझे लीज पे दे दो, ठीक है। क्योंकि मेरे पास इमीडिएटली इतना पैसा नहीं है कि मैं इसको लगा सकूं, या फिर मुझे पैसा और भी जगह इन्वेस्ट करना है, मैं ये सारा पैसा इस एसेट पे नहीं लगा सकता हूँ। पूरा का पैसा इस टाइम पर मैं 100 रुपए मुझे मैं बेयर नहीं कर सकता हूँ इस एसेट के लिए, मैं 20 रुपए बेयर कर सकता हूँ, इसलिए मैं खरीदता हूँ, तुम्हें देता हूँ, तुम्हें पैसे दे दो वापस, ठीक है। और मैं लीज पे तुम्हें तुमसे ले लेता हूँ, तुम्हें पैसे मिल जाएगा, तुम्हें 200 रुपये मिलेगा 100 का, ठीक है। इट इज नथिंग बट लाइक इंटरेस्ट पे कोई चीज नहीं, लेकिन हाँ
उस पर लमसम कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ रहा है। लीवरेज लीज की बात कर लेते हैं, तो लीवरेज लीज क्या होगा? अंडर दिस लीज थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व बिसाइड्स द लेसर एंड द लेसी। ठीक है, इसमें क्या थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाता है बिसाइड्स लेसर एंड लेसी, लीवरेज लीज। ठीक है, अभी थर्ड पार्टी क्या है? द लेसर बोरोज अ पार्ट ऑफ द परचेज कॉस्ट। ठीक है, लेसर ने बोरो कर लिए पार्ट ऑफ द परचेज कॉस्ट से 80% ऑफ द एसेट फ्रॉम थर्ड पार्टी। द लेंडर, दैट इज लेंडर, and assets so purchased is held as security against the loan, and the assets so purchased is held as the security against the loan. The lender is paid off from the lease rentals directly by the lessee, and the surplus after meeting the claims of the lender goes to the lessor. The lessor is entitled to claim the depreciation allowance. ठीक है, समझ में तो नहीं आया, लेकिन हाँ इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व रहता है इंस्टेड ऑफ बिसाइड लेसर एंड लेसी। ठीक है, सेल्स एड लीज, सेल्स एड लीज, इसमें क्या होता है? अंडर दिस लीज कॉन्ट्रैक्ट द लेसर enters into tie-up with the manufacturer for marketing the latter's product through his own leasing operations। ठीक है, इसको मार्केटिंग में टाई अप कर लेता है मैन्युफैक्चरर के साथ, टाई अप मैन्युफैक्चरर फॉर मार्केटिंग द लेटेस्ट प्रोडक्ट थ्रू हिज ओन लीजिंग ऑपरेशंस। इट इज कॉल्ड एज ए सेल्स एड लीज। मतलब मैं तुम्हारी सेल्स में एड करूंगा, सेल्स में हेल्प करूंगा, तुम्हारी मार्केटिंग में हेल्प करूंगा तुम्हारी। इन कंसिडरेशन of the aid in sales, the manufacturer may grant either credit or commission to the lessor। ठीक है, इसके बदले में वो क्या देगा? उसको कुछ क्रेडिट दे देगा कुछ, या फिर उसको कमीशन दे देगा। ठीक है, thus the lesser earns from both the sources, from the lessee as well as the manufacturer। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर और लेसी दोनों से ही वो अर्न करता है। ठीक है, समझ गए? सेल्स एड मतलब बीच में ब्रोकर की तरह है। वो कहता है, मैन्युफैक्चरर कहते हैं मैं सेल्स बढ़ाने में मदद करूंगा, और ठीक है, और दूसरी तरफ लस्सी है एक लस्सी, जिसको वो क्या दे रहा है? उसको लोन दे रहा है, लस्सी को कोई चीज लीज पे दे रहा है, वही चीज लीज पे दे रहा है। तो एक तरफ से तो वो सेल बढ़ा भी रहा है मैन्युफैक्चरर की, और वहां पर उसको एड कर रहा है, वहां से भी पैसे ले रहा है, वहां से भी पैसे ले रहा है, दोनों तरफ से कमाता है। जिसे कहते हैं सेल्स एड लीज। समझ में बात सिंपल है। क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड लीज की बात कर लेते हैं। इन द क्लोज्ड एंड लीज द एसेट गेट्स ट्रांसफर्ड टू द लेसर एट द एंड ऑफ द लीज। ठीक है, the risk of obsolescence, residual value, etc. remains with the lessor, being the legal owner of the asset। ठीक है, in the open end lease, the lessee has the option of purchasing the asset at the end of the lease period। इसमें ऑप्शन है। तो ये हो गया हमारा क्लोज, मतलब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ओपन एंड ऑप्शन है, ऑप्शन है उसके पास कि वो खरीद सकता है उस एसेट को। कहता है कि एट द एंड ऑफ द टाइम कहता है कि हाँ मैं खरीदना चाहता हूँ, मैं काफी टाइम से इसको यूज किया है और ये बहुत अच्छा काम कर रहा है और आगे भी करता रहेगा, तो मैं इसे खरीदना चाहता हूँ भैया। ठीक है, तो उसके पास ऑप्शन है वो ओपन एंड में। इन द रिसेंट ईयर्स लीजिंग हैज बिकम अ पॉपुलर सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग इन इंडिया। फ्रॉम द एलएससीज पॉइंट ऑफ व्यू, leasing has an attraction of eliminating the immediate cash outflow। है ना, immediate cash outflow नहीं होता उससे, and the lease rentals can be deducted for computing the total income under the income tax। ठीक है, तो वो उसके इनकम टैक्स एक्ट के अंडर में भी वो क्या होता है कि वो मेरा पैसा नहीं है, वो तो मेरा एक्सपेंसेस दिखा के वो उसमें से इनकम टैक्स में डिडक्शन मिल जाती है। As against this,
बाइंग हैज द एडवांटेजेस ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउंस, लेकिन खरीद लेता है तो उसमें डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है, हर साल वो डेप्रिसिएशन उसमें से माइनस करता रहता है, इंक्लूडिंग एडिशनल डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल बीइंग टैक्स डिडक्टिबल। और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लिया इसने बोरोड कैपिटल पर, तो उसके ऊपर टैक्स डिडक्टिबल होता है। Thus, an evaluation of the two alternatives is to be made in order to take the decision. Practical problems for leasing financing are covered at the final level in paper financial services and capital markets. चलो नेक्स्ट हम नेक्स्ट पार्ट में बनाते हैं फिर इसको।